Hello, good evening, and welcome to Olive Board. My name is Himanshu Sharma. I'm your JIB and CIB mentor. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 में कुछ सेक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया था। अब कुछ और जो सेक्शंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पीपीबी मॉड्यूल बी चल रहा है यहाँ पर। कुछ जो हमारा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके हर एक मॉड्यूल में, चाहे आप ए बी सी की बात करोगे, डी मॉड्यूल को छोड़ दें तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारा जो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये काम आता है, क्योंकि इससे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन हियर आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ ऑलिव बोर्ड। ये ऑलिव बोर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन है। आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपको नए बैचेस, नए कोर्सेज, नए टेस्ट सीरीज, न्यू मॉक टेस्ट, जितने भी टाइप के कोर्सेज, मॉक टेस्ट और ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है आपको इस मोबाइल ऐप के थ्रू मिलती रहेगी। तो आप लोग इसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। दिस इज द ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल। ये मेन चैनल है ऑलिव बोर्ड का, इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू सब्सक्राइब वन मोर चैनल, दैट इज द JAIIB एंड CAIIB Olive Boat YouTube channel. This is the channel that is 100% dedicated for the bankers, not only for the JIB CIB examination, but also for the bank promotional examinations. The bank conduct the examination that are conducted by the separate or individual banks like clerk to scale 1, scale 1 to scale 2. This ये जो एग्जाम्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल से मिलेगी। चलिए, तो दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये आपका सिलेबस है, आपको पता ही है। मैं हर दिन आप लोगों को बोलता हूँ स्टार्ट कीजिए तैयारी अर्ली, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस अर्ली, सो यू विल हैव मोर टाइम फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो आपके पास में रिवीजन और प्रैक्टिस का ज्यादा से ज्यादा टाइम होगा यदि आप JIB 2023 को करते हैं अभी फोकस। तो ऑब्वियस सी बात है, आगे चल के आपको ज्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए और साथ ही साथ किस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए, जब अभी तक तो सिलेबस ही नहीं आया तो क्या करें क्या करें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिटेल्ड सिलेबस नहीं है बट हमारे पास में मॉड्यूल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं पीपीबी के पेपर 2 पीपीबी की बात करूं। अब पहले हमारे पास में 5 मॉड्यूल हुआ करते थे। अब इस साल क्या किया, रिवाइज किया और A B C D 4 मॉड्यूल में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो 4 मॉड्यूल है इसमें से मॉड्यूल बी और सी और डी, ये 3 मॉड्यूल तो वही है ना जो हमारे लास्ट ईयर तक भी रहते थे। मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, ये 3 मॉड्यूल हमारे पास में है जो लास्ट ईयर भी रहते। तो हमने क्या किया, दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हमने क्या किया, हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली पेपर 2 से, जहां पर हम ये 3 टॉपिक्स, 3 मॉड्यूल को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। जब तक ये कंप्लीशन हो रहा होगा ना, तब डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा आपका JIB का। जब JIB का डिटेल्ड सिलेबस आएगा फिर हम आगे फर्दर जो हमारे पास में ये वाला मॉड्यूल होगा इसको डिस्कस कर लेंगे। और बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ते थे और पुराने सिलेबस के ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया गया। तो ये आप लोगों को करना, अभी स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को उन मॉड्यूल्स के साथ में, उन टॉपिक्स के साथ में जो लास्ट ईयर तक हमारे एग्जाम में पूछा जाता था। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारे नए टॉपिक्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर वापस अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान। प्रावधान का मतलब है कि किस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हम चीजों को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। करेक्ट। तो देखिए, अलग अलग सेक्शंस की मैंने बात की थी, हमने 5, 6, 9, 12 ऐसे हमने बहुत सारे सेक्शंस को वहां पर लास्ट क्लास में डिफाइन कर लिया था। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 क्या कहता है कि लेज डाउन द बैंकिंग कंपनी विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक। कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है उसको, द बैंक इज required to maintain minimum of 3% of its NDTL as cash reserve for the scheduled banks. Similarly, provisions as there with regards to CRR under section 42 of RBI 1934, however with effect from 1st April 2007, floor मतलब minimum and ceiling मतलब maximum limit of CRR has been withdrawn। अब देखो यहाँ क्या कहता है, सेक्शन 18 जो हमारा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का,
ये कहता है कि बैंकिंग कंपनी जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है, ठीक है, वो बैंकिंग कंपनी जो शेड्यूल बैंक के स्टेटस को या शेड्यूल बैंक नहीं है, उनको मेंटेन करना होगा 3% ऑफ इट्स एनडीटीएल। उन बैंकों को अपने एनडीटीएल का 3% क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। किसका, एनडीटीएल का। नाउ एनडीटीएल मींस नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को डिस्कस किया था। तो बैंक की जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है, इसमें डिमांड और टाइम की अगर हम बात करें तो डिमांड लायबिलिटीज के अंदर आते हैं डिमांड डिपॉजिट, और टाइम डिपॉजिट के अंदर टाइम लायबिलिटीज के अंदर आते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होते हैं दो टाइप के, जिसके अंदर हमारे अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं कासा। एसएमएस जो हमारे टाइम डिपॉजिट होता है, इसके अंदर आते हैं दो टाइप के अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, राफा। तो द कासा एंड राफा ये वो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है कस्टमर से और हेल्ड करता है अपने पास में, रखता है अपने पास में। और ये डिमांड, अगर मैं बात करूं डिमांड डिपॉजिट की, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि बैंक्स जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डिमांड पेड होंगे, मतलब उनको वापस करना होगा ऑन डिमांड जब कस्टमर चाहेगा तो, या तो वो विड्रॉल कर ले या किसी भी तरीके से वो ट्रांसफर भी उस फंड्स को कर सकता है। तो ये होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मींस द कस्टमर नीड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रखता है, तब बैंक उसे कुछ जो उन्होंने प्री डिटरमाइंड और प्री डिफाइंड इंटरेस्ट रेट होता है वो प्रोवाइड करता है, वहां पर वो होता है आपका फिक्स्ड अकाउंट। ऐसे ही रेकरिंग में क्या किया जाता है, द फैसिलिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टाइप की फैसिलिटी आपको रेकरिंग में मिलती है, जहां पर आप अपने अमाउंट को टुकड़ों में जमा करते हैं, लाइक मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर, ठीक है। तो ये डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इनमें जो भी बैलेंस बैंक के पास होता है दैट इज कॉल्ड द नेट। नेट मतलब होता है कुल, डिपॉजिट मतलब जो डिपॉजिट बैलेंस है, चाहे वो नेट में, नेट हमारा क्या होगा, डिमांड हो चाहे टाइम हो। और लाइबिलिटी का मतलब होता है द थिंग विच वी नीड टू प्रीपे, हमें किसी को पे ऑफ करना है, वो चीज हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि इफ आई बोरो सम अमाउंट फ्रॉम माय फ्रेंड और फ्रॉम एनीवन, मैंने किसी से पैसा उधार लिया, तो द amount that is my liability that I have to repay the amount whenever whenever on demand, और या हो सकता है कि उसके मांगे जाने पर या वो टाइम ड्यूरेशन पर मैं उसे वापस करूंगा। तो सेक्शन 18 डिफाइन करता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो शेड्यूल बैंक नहीं है उसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज अपने एनडीटीएल का 3% अमाउंट क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा किसके पास में, एज अ कैश रिजर्व, ठीक। और शेड्यूल बैंक्स, और यही बात हम अगर करें शेड्यूल बैंक्स के लिए, तो ये प्रोविजन है जिसमें सीआरआर जो कि सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड है, जहां पर मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जो है सीआरआर की वो क्या कर ली गई है, हटा दी गई है, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, तो नो अपर एंड नो लोअर लिमिट फॉर सीआरआर, 1 अप्रैल 2007 में इसको विड्रॉल कर लिया गया है। सेक्शन 19 की अगर मैं बात करूं, 19(1) lays down the purposes for which a banking company can form a subsidiary। सेक्शन 19(1) डिफाइन करता है, प्रोवाइड करता है पावर्स बैंकिंग कंपनी को कि वो अपनी सब्सिडरीज को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म अ सब्सिडरी। मतलब यहां अगर मैं बात करूं सेक्शन 19 की, तो सेक्शन 19 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये डिफाइन करता है, ये पावर प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनीज को कि अपने एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी सब्सिडरीज को फॉर्म कर सकता है। सब्सिडरी मतलब क्या होता है, एक एडिशनल कंपनी होती है जो पर्टिकुलर एक स्पेशल पर्पस के लिए उस मेन कंपनी के साथ में काम करती है, राइट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 19 ऑफ 2 की। सेक्शन 19 ऑफ 2 क्या कहता है, इट डिफाइंस, इट लेज डाउन दैट नो बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इन अनदर कंपनी वेदर एज अ प्लेजी, मोगेजी और एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ एन अमाउंट exceeding 30% of the paid up share capital of the company or 30% of its own paid up share capital and reserves, जो भी कम है। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी, कौन सी, कोई भी बैंकिंग कंपनी होल्ड नहीं करेगी शेयर्स किसी भी दूसरी कंपनी के, चाहे वो प्लेस के फॉर्म में हो, मॉर्गेजी के फॉर्म में हो या फिर एब्सोल्यूट ऑनर के फॉर्म में हो। कितना, नॉट एक्सीडिंग अमाउंट कितना, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द, और ये 30% किसका, जो पेड अप शेयर्स है कैपिटल का, किसका, उस कंपनी का, या फिर 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप शेयर्स जो कि
शेयर कैपिटल है या फिर रिजर्व है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे ज्यादा ये नहीं कर सकता, राइट। However, under RBI के अंडर large exposure framework which has become operational from 1st April 2019, the sum of all the exposure values of the bank to a single counterparty must not be higher than 20% of the bank's eligible capital base at all the time। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आरबीआई है उसने कहा कि लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क उन्होंने रेडी किए हैं, जिसके अंदर क्या किया गया, विच हैज बिकम ऑपरेशनल, और ये ऑपरेशनल हुआ है 1 अप्रैल 2019 से, जिसमें ये कहा गया कि जितना भी एक्सपोजर वैल्यू होगा बैंक का एक सिंगल काउंटर पार्टी के लिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, 20% ऑफ द बैंक के पास जो एलिजिबल कैपिटल होता है, जिसे हम बोलते हैं बेस, जो कि हर एक टाइम में रहता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया है इसमें, एक एक्सेप्शनल केस ये डिफाइन किया गया है, बोर्ड ऑफ बैंक्स में अलाउ an additional 5% exposure of the bank's available eligible capital base. Bank shall lay down a board approved policy in this regard। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक्सेप्शनल ये किया गया है कुछ केसेस में कि बोर्ड ऑफ बैंक्स, जो बैंक का बोर्ड होता है, वो अलाउ कर सकता है एडिशनल इस चीज को 5% एक्सपोजर को, जो कि बैंक्स का अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस होता है एट ऑल द टाइम। तो हम 20 से क्या कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम 25 तक ले जा सकते हैं, लेकिन इन सम एक्सेप्शनल केसेस ओनली, राइट, क्लियर है। लेकिन ये कौन करेगा, ये डिसाइड होगा बोर्ड ऑफ द बैंक्स के थ्रू, वो अलाउ करेंगे तभी ये हो सकता है, क्लियर है। बैंक शैल ले डाउन अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड में इस चीज को कम या ज्यादा करने के लिए, तो कम तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बता दिया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 25%। अब आपको अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5% और इसको आप एडिशनल बढ़ा सकते हैं, लेकिन बोर्ड मेंबर्स की बैठक होगी, मीटिंग होगी, और उसमें अगर वो अलाउ करते हैं तो ही। तो इसके लिए बैंक बोर्ड बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी का क्या करते हैं यहाँ पर, इसको यूज करेंगे, इसका अडॉप्ट कर लेगी कौन, बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी कौन कौन से देख लिए सेक्शन, सेक्शन 18, 19(1) और 19(2)। अब इसमें और भी ऐड किया गया है कुछ चीजों को, क्योंकि यहाँ बात की गई है एक्सपोजर्स की, है ना। फर्दर आगे इसमें बताया गया कि सम ऑफ ऑल द एक्सपोजर्स वैल्यू ऑफ अ बैंक टू अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज। अब जो काउंटर पार्टीज हैं, मान लीजिए यहाँ पर सम ऑफ ऑल द एक्सपोजर वैल्यूज ऑफ अ बैंक एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है, जिसको डिफाइन किया गया पैराग्राफ 6, जो सर्कुलर पर्टिकुलरली आरबीआई ने लॉन्च किया है उसके अंडर। इसमें ये बोला कि मस्ट नॉट बी हायर देन 25%, मतलब वो 20+5 करके 25% से ज्यादा नहीं होगा। Banks eligible capital base at all the time on account of the COVID-19 pandemic। कोविड 19 पैंडमिक के को ध्यान में रखते हुए डेट मार्केट एंड अदर कैपिटल मार्केट सेगमेंट आर विटनेसिंग heightened uncertainty। अब क्या हुआ, क्योंकि कोविड 19 आया, अब जब कोविड 19 पैंडमिक आया तो उसके कारण हमारा जो कैपिटल मार्केट है या हम डेट मार्केट की बात करें, इस पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली इन 1-2 साल में, ठीक है। लास्ट पास्ट 1 और 2 ईयर्स है ना, उसके बाद तो फिर ये बेसिक धीरे धीरे अपने आप मार्केट क्या करने लग गया, चलने लग गया ठीक तरीके से। As a result, many corporates are finding it difficulties to raise funds from the capital market and are predominantly dependent on funding from the bank। अब बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जिनको फंड्स रेज करने में प्रॉब्लम फेस करना, डिफिकल्टी फेस करना पड़ गई। उनको ये लगने लगा कि अगर हम वहां से मार्केट से फंड उठा रहे हैं तो उठा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो फंडिंग प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और वो मार्केट से उतना पैसा कैपिटल मार्केट से नहीं उठा पा रहे हैं जितना उनको चाहिए था, रेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और वो पूरी तरीके से डिपेंड हो गए फंडिंग के लिए किस पर, बैंक्स पर, कि बैंक्स के थ्रू ही उनको फंड किया जाए। Therefore, इसको ध्यान में रखते हुए with a view to facilitate greater flow of resource to corporates, it has been decided as one-time measure to increase banks exposure to a group of connected counterparties from 25 to 30। अब क्या किया गया, इसी चीज को ध्यान में रखते हो कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, अब उनकी जो फंडिंग है वो तो हो नहीं पा रही है, क्योंकि कैपिटल मार्केट और डेट मार्केट से उनको वहां से फंड रेज करने में बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या किया गया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए
जो फ्लो है हमारा रिसोर्स का उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर ये डिसाइड किया गया सिर्फ एक बार का मेजर है, वन टाइम मेजर मतलब है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है बैंक्स एक्सपोजर, जो कि ग्रुप ऑफ काउंटर कनेक्टेड काउंटर पार्टीज होगी उसको कितना 25 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 30 कर दिया। और ये जो एलिजिबल कैपिटल बेस ऑफ द बैंक है उसका 25 से 30% तक का एक्सपोजर लिमिट को इंक्रीज किया गया। द इंक्रीज लिमिट विल बी एप्लीकेबल अप टू जून 30 2021। अब जो अपडेटेड लिमिट थी ये सिर्फ जून 30 2021 तक ही एप्लीकेबल थी, राइट। आते हैं सेक्शन 20 पर। lays down that no banking company shall grant loans or advances on the security of its own share as a tantamount to reduction of capital। कोई भी बैंकिंग कंपनी अलाउ नहीं करेगी, प्रोवाइड नहीं करेगी किसी भी तरीके का लोन और एडवांस, किस चीज पर, खुद के ही शेयर जो उसने एज अ सिक्योरिटी रखे हैं उस पर वो किसी भी तरीके का लोन या एडवांस प्रोवाइड नहीं करेगी। ये प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनीज को कौन, ये करता है सेक्शन 20। चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 24 क्या कहता है भाई। इट प्रोवाइड्स दैट मिनिमम SLR statutory liquidity requirements are 25% and maximum 40% of the NDTL। ये जो सेक्शन 24 जब ये डिफाइन किया गया था तो बताया गया था कि जो SLR है वो रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 25 से 40% के बीच में होगी ऑफ द NDTL। मतलब जब जिस टाइम पर इस सेक्शन को डिफाइन किया गया था दैट टाइम दिस सेक्शन डिफाइन दैट प्रोवाइड दैट मिनिमम SLR रिक्वायरमेंट जो होगी बैंकों को फुलफिल करनी होगी 25 से 40% ऑफ देयर NDTL। लेकिन इन द ईयर 2007 थ्रू एन अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पर क्या किया गया, 2007 में एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि RBI हैज बीन गिवन लिबर्टी टू फिक्स SLR एट द रेट ऑफ लेस देन 25%। और RBI ने ये लिबर्टी प्रोवाइड कर दी कि जो SLR होगा वो 25% से कम हो सकता है इन द ईयर 2007। However, the ceiling limit for SLR is still 40%। जो हाईएस्ट परसेंट रखा हमने किसका, SLR का, वो 40% ही रखा, लेकिन 25 से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछे कि CRR की मैक्सिमम और मिनिमम, अपर और मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं SLR की तो मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है अप टू 40%। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और जो हमारे केस स्टडीज होता है उसमें ये क्वेश्चंस वहां पूछ लिए जाते हैं। So, however, the ceiling limit is up to 40% of NDTL of the bank. SLR as on 24th 12 2020 is 18% of the NDTL। ये पुरानी बात हो गई, उस टाइम पर कितना था, 18% हुआ करता था। चलिए आगे हम बात करते हैं सेक्शन 26 की, राइट। चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन 26 क्या डिफाइन करता है। इट प्रोवाइड्स द बैंकिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स व्हिच हैव नॉट बीन ऑपरेटेड फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पर ये बोला है, ये सेक्शन 26 प्रोवाइड करता है बैंकिंग कंपनीज को कि उनको रिक्वायर्ड होगा, उनको सबमिट करना होगा वो सारे रिटर्न। किस चीज का रिटर्न करना होगा, जितने भी डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जो कि ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं, हैज नॉट बीन ऑपरेटेड सिंस और लास्ट 10 ईयर्स, वो सारा अमाउंट जो 10 साल से अकाउंट्स में पड़ा हुआ है डिपॉजिट और वो उनके पास में रखा हुआ है, उसे वापस करना होगा। Pursuant to amendment of Banking Regulation Act 1949, Section 26A was inserted empowering RBI establish the Depositor Education and Awareness Fund। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा सेक्शन 26 है, इस सेक्शन 26 की सब सेक्शन 26A, इसमें ऐड किया गया कि RBI को पावर दी गई है कि यहाँ पर RBI क्या कर सकता है, एक फंड बना सकता है। फंड का नाम है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, और ये जो अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया जाएगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट
amount to the credit of any account in India with any bank which has not been operated upon for a period of 10 years, or any deposit or any amount remaining unclaimed for a more than 10 years shall be credited to the fund. और हमारी कंट्री में किसी भी बैंक में कोई भी डिपॉजिट, कोई भी अकाउंट अगर अनक्लेम्ड है लगभग 10 सालों से, तो उस अमाउंट का, उस अकाउंट्स का सारा अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा इस फंड में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जैसे 10 ईयर्स पूरा हो जाएगा, उस 10 ईयर्स को पूरा होने के बाद विद इन 3 मंथ्स ये अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। The depositors would, however, be entitled to claim from the bank his or her deposit or any other unclaimed account or operate his or her account after the expiry of 10 years. यहाँ पर क्या होगा, द डिपॉजिटर क्या करेगा, वुड हाउएवर बी एंटाइटल, उसको एंटाइटल करेंगे क्लेम करने के लिए बैंक से उसके डिपॉजिट को और अदर अनक्लेम्ड अमाउंट जो ऑपरेट होगा उसके अकाउंट से एक्सपायरी होने के बाद 10 ईयर्स के बाद में। ये कब करेंगे, जैसे 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही इसको हम ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर सच अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फंड। अगर ये मान लीजिए उसके बाद कोई पर्सन आता है 10 साल के बाद में क्लेम करने, तो उस फंड में अगर ट्रांसफर कर दिया तो भी उसे पैसा लौटाया जाएगा। द बैंक वुड बी लाइबल टू पे द अमाउंट टू द डिपॉजिटर क्लेमेंट एंड क्लेम रिफंड ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द फंड। और जो बैंक होगा वो वहां पर लाइबल होगा कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया और 10 साल तक भूल गया, उस अमाउंट को उठा करके हमने कहां पर, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करवा दिया विद इन 3 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। अब वो पर्सन बाद में आ गया जो अकाउंट होल्डर था, बैंक लाइबल होगा उसे वो रिफंड करने के लिए अमाउंट, और वो रिफंड किया जाएगा उस फंड में से, राइट। चलिए, सेक्शन 45 बाय जो है वो कहता है पावर ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। जो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है उसकी पावर प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कौन, सेक्शन 45 बाय ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है। सेक्शन 45 जेड जो है ये डिफाइन करता है रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट टू कस्टमर्स आफ्टर कीपिंग अ ट्रू कॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट पार्ट ऑफ द सच इंस्ट्रूमेंट। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट उनको जो अमाउंट है वो रीपे करना है, रिटर्न करना है, ये सेक्शन 45 जेड में डिफाइंड है। सेक्शन 45 जेड ए से 45 जेड एफ में ये रिलेट करता है नॉमिनेशन इन डिपॉजिट सेफ कस्टडी लॉकर्स और अकाउंट्स में। अगर हम बात करें सेफ कस्टडी की, लॉकर्स की, या किसी भी तरीके की डिपॉजिट्स की, तो इसमें नॉमिनी का कॉन्सेप्ट होगा और किस तरीके से कौन नॉमिनी हो सकता है इस चीज को डिफाइन करेगा आपका 45 जेड ए से जेड एफ तक। सेक्शन 49 ए ये पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक बाय एनीवन अदर देन अ बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 49 ए ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है एक्सेप्ट करने पे किसी भी तरीके के एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल, जो डिपॉजिट्स विड्रॉल होते हैं चेक्स के थ्रू, कोई भी कंपनी जो कि अदर देन द बैंकिंग कंपनी होती है उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करता है। लास्ट हमारा देखते हैं हम सेक्शन 52। सेक्शन 52 कॉन्फेयर्स पावर। ये सेक्शन 52 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड करता है पावर किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू मेक रूल्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द आरबीआई। आरबीआई से कंसल्टेशन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ये पावर्स प्रोवाइड की गई है थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 52 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज देख लिए कौन कौन से सेक्शन। आज हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 18, 91, 192, उसके बाद में हमने यहाँ पर सेक्शन 20, 24, 26, 45Y, 45Z, 45ZA से लेकर के ZF और सेक्शन 49A और सेक्शन 52। सो हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। ये आपके किसी भी तरीके का कोई भी बैंकिंग एग्जाम होगा या जेआईबी सीआईबी, हर जगह ये वाला टॉपिक आपके काम आने वाला है। चलिए, तो यहाँ हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। बिफोर एंडिंग माय सेशन मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको पता होगा JAIIB 2023 को फोकस करते हुए हमारा JIB का बैच 5 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। CAIIB 2023 focused batch is going to start from 19th of December 2022। अगर आप इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो oliveboard.in पर जाएंगे, आपको एनरोल करेंगे, बाय कोर्स कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्स या यहाँ से, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्शन द कोर्स आपको कुछ ऐसा वहां पर स्क्रीन दिखाई देगा, JIB एलाइट, JIB सुपर एलाइट, CIB एलाइट एंड CIB सुपर एलाइट करके ये कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। एज अ कंज्यूमर
आप यहाँ पर अपनी वांट्स और नीड्स के हिसाब से राइट टू चूज, जो कि एक कंज्यूमर का राइट होता है, क्योंकि आप भी अगर यहाँ से कुछ चीज परचेज करेंगे तो आप कंज्यूमर बन जाएंगे, क्योंकि ये आप सर्विस ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो आप कंज्यूमर होंगे। तो आप कंज्यूमर हैं और आपका राइट होता है राइट टू चूज। और आपको यहाँ पर सोचने का, फ्रीली आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं किसी भी कोर्स को। तो आप यहाँ देख लेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा कोर्स किस वैलिडिटी के साथ में परफेक्ट है, और वहां आप अपने राइट का यूज करके चूज कर लेंगे। यहाँ दिखेगा आपको हैव अ कूपन कोड, हैव अ कूपन कोड, हैव अ कूपन कोड और हैव अ कूपन कोड। ये जितने भी कूपन कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कूपन कोड एंटर करना होगा, और आप वहां एंटर करेंगे कूपन कोड दैट इज हिमांशु। क्या करेंगे? कूपन कोड हिमांशु। और जैसे ही आप इसको कोड को वहां एंटर करेंगे और रिडीम करेंगे, आपको ये जो प्राइजेस है ना कोर्स के, ये एकदम से कम दिखने लग जाएंगे। तो जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा, जो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज पर चल रहा है उसके अलावा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको अवेल करना है तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, और जल्दी से आप एनरोल करेंगे हमारे कोर्सेज में, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।